जो सबसे ज़्यादा आम क्वेश्चन रहता है हमारी जनता का, कितना देती है? यार माइलेज अगर मैंने जो यूट्यूब में देखा था एक्चुअली, लोगों ने क्लेम किया था कि माइलेज भाई सिटी में देगी 30, ठीक है, एंड अगर आप हाईवे पे जाओगे तो 35 तक देगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। वंस अगेन दिस इज़ फ्लायरिश वेलकमिंग यू ऑल। तो यार आज एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो यार आज हमारे पास है टाटा टियागो CNG मॉडल और इसका iCNG मॉडल है ये। तो iCNG एक्चुअली अभी तक कोई और कंपनी इस तरीके से प्रोवाइड कर नहीं रही है, जिसमें अभी टाटा ने ही एक्सेल किया है। सो ये iCNG एक्चुअली है क्या, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आपको इस गाड़ी के ओनर से मिलवाते हैं, क्योंकि एक ओनरशिप रिव्यू है। अबे हाँ ऋषभ, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। तो यार अबे सबसे पहला क्वेश्चन वही कि टाटा ही क्यों और टियागो ही क्यों? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा जो है इंडियन कंपनी है, एंड एज यू नो टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है। बिल्कुल। बेसिकली मुझे गाड़ी जो लेनी थी वो CNG लेनी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफिस का अप एंड डाउन करना होता है, एंड अगर एक दिन में जाता हूँ तो 110 किलोमीटर हो जाता है। 110? यस। एंड अगर मैं पेट्रोल जाता हूँ तो बहुत कॉस्टली मेरे लिए हो जाता है, तो दैट्स वाई आई चूज़ इन CNG वेरिएंट। और टाटा की मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छा है, और अगर मार्केट में मैं देखता हूँ तो इस लेवल की गाड़ी आपको मिलेगी नहीं CNG में। ये तो फैक्ट है। हाँ, और अगर मैं मारुति की बात करूँ तो इट्स काइंड ऑफ डब्बा। वो डब्बा है, मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। टियागो की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग है, सेफ्टी रेटिंग। बिल्कुल। तो मुझे ये बहुत अच्छी गाड़ी लगी, और इसकी जो इंटीरियर वगैरह है काफ़ी अच्छा है। मैंने जो गाड़ी ली है ये है XZ प्लस, टियागो XZ प्लस टॉप मॉडल। हाँ, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये मुझे ऑलमोस्ट 8.5 लाख की पड़ गई है। 8.5 लाख ऑन रोड विद एवरीथिंग इंक्लूडेड? यस, एवरीथिंग। और इसमें कुछ एक्सेसरीज वगैरह आपने लगवाई? अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट डोर वाइज़र मिला था, जो कि टाटा का ही है। टाटा ने मतलब एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, तो उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो 8.5 लाख में मुझे सारा कुछ ये ऑन रोड इंक्लूड होकर आपको गाड़ी मिल गई? यस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो मतलब देखा जाए तो ग्रैंड आई-10 हो गई या फिर स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, तो इन सब से आपको ये गाड़ी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और एक तो इको फ्रेंडली और साथ में कॉस्ट के हिसाब से भी सबसे सही पड़ी, राइट? कॉस्ट इफेक्टिव है टाटा की गाड़ी। अगर मैं i10 की बात करूँ जो नियोज़ है, उसकी सेफ्टी रेटिंग नहीं है, अगेन सेफ्टी इशू आ जाता है उसमें। उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी जो कि टाटा की। उसकी आई डोंट थिंक उसकी सेफ्टी रेटिंग भी हुई है। उसकी सेफ्टी रेटिंग गाड़ी 1 लाख के आसपास महंगी भी है। उसके टॉप वेरिएंट 1 लाख के आसपास ज़्यादा महंगे भी हैं इससे। राइट। अगर टॉप मॉडल की बात करूँ तो 1 लाख रुपए के आसपास कुछ कॉस्ट। हाँ, तो फिर ऑब्वियसली यार, मतलब एक तो वैसे अगर हम हैचबैक सेगमेंट में जाते हैं ना, थोड़ा सा खुद को भी लगता है कि यार गाड़ी हो तो सेफ्टी सबसे पहले हो, बाकी सारी चीज़ें बाद में करते हैं हम। राइट। और अभी तक मैंने इस गाड़ी को लगभग 5,500 या फिर 5,600 किलोमीटर चला लिया है। और आपके साथ मैं एक ट्रिप किया था, हाँ, उत्तराखंड का, चंबा का एक्चुअली, और वहाँ तक मैं CNG में पहाड़ों पे चढ़ाया है, जो कि कभी मुझे मतलब ऐसा कभी इशू लगा ही नहीं कि भाई CNG में नहीं चढ़ पा रही है। और मैं फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे चलाया, आराम से चढ़ गई। तो इंजन में भी इसके क्वालिटी है, दम है, आप लेकर जा सकते हो पहाड़ों पे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है गाइस। तो यार जो स्टार्टिंग में मैं आपसे बात कर रहा था ना iCNG की, इंटेलिजेंट CNG, वो यही चीज़ है जो अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने पहाड़ों पे भी लेके गए हैं गाड़ी, 4,500-5,000 ऑलमोस्ट चला ली है। तो वो iCNG की वजह से ही है, क्योंकि जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, कोई भी और गाड़ी आप ले लो, वैगनार हो या इस सेगमेंट की कोई भी और गाड़ी हो, उसमें एक ग्लिच सा फील होता है ना? right. जब भी एक पेट्रोल से CNG पे शिफ्ट होगा, CNG से पेट्रोल पे शिफ्ट होगा, नॉइज़ आती है। हाँ, नॉइज़ ही आती है, और एक लैग सा आता है बीच में। Exactly.
लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं है, मुझे फील ही नहीं होता पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है। तो ये चीज़ मतलब सबसे अच्छी चीज़ करी है टाटा ने अभी तक इस सेगमेंट में, बिकॉज़ कोई और गाड़ी अभी तक इतनी फ्लुएंसी नहीं प्रोवाइड करती सीएनजी गाड़ियों में। और तभी थोड़ी सी कॉस्ट में ये बोलूँगा कि हाँ, बिकॉज टॉप मॉडल है तो ज़्यादा लग सकती है लोगों को कि हाँ 8.5 लाख में तो यार और भी कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है पैसे उस चीज़ के होते हैं। तो यार ये तो गाड़ी की इम्पोर्टेंस और जो भी आपकी चॉइस थी उसकी बात हो गई। जो सबसे ज़्यादा आम क्वेश्चन रहता है हमारी जनता का, कितना देती है यार माइलेज? अगर मैंने जो यूट्यूब में देखा था, एक्चुअली लोगों ने क्लेम किया था कि माइलेज भाई सिटी में देगी 30, ठीक है, एंड अगर आप हाईवे पे जाओगे तो 35 तक देगी। वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जो कंपनी क्लेम करती है 26 करती है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है माइलेज को लेकर, वो आई थिंक 22-23 देती है विद एसी या इन सिटी। तो ये थोड़ा है, मतलब जो कंपनी क्लेम किया है तो उसके आसपास ही है। आई कैन से अगर आपको सेफ्टी चाहिए इन कार, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा माइलेज से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये डब्बा नहीं है। हाँ ये तो है, इसकी बिल्ड क्वालिटी है तो करेक्ट माइलेज थोड़ा सा ये आपको कम मिलेगा। तो इसकी जो माइलेज है 22-23 के आसपास है विदेशी इन सिटी। हाँ राइट, क्योंकि इसका शायद वेट भी ऑलमोस्ट 1100 किलो के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने 1000 kg, हाँ 1100 के आसपास का ही था। आई एम सेइंग 22-23 इन सीएनजी, नॉट इन पेट्रोल। तो यार ये अभी तो आपने जैसे बात बताई, ये सिटी के बारे में आप बता रहे हो या ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है, या फिर हाईवे में थोड़ा लगता है कि सिटी में बता रहा हूँ मैं 22-23 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में देती है। और अगर मैं हाईवे पे बात करूँ, आई थिंक 27 तक जाती, 26-27 तक चली जाती विदेशी। तो ये मतलब आप जैसे बोलते हैं थोड़ा बंदा तमीज़ से चलाता है वो, या फिर 100, 110, 120? यार एक्चुअली मैं इसे इलाहाबाद लेकर गया था अपने होम टाउन। अच्छा। तो मैं लगातार लगभग 700 किलोमीटर चलाया था, तो उस सिचुएशन में बता रहा हूँ। और रिसेंटली मैंने सीखा भी था उस टाइम। अच्छा। 10-15 दिन ही हुए थे। तो उस टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया था, आई थिंक 26-27 किलोमीटर पे दिया था पर केजी हाईवे पे। ठीक है। और अब तो आई थिंक सीएनजी की कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, हर जगह अवेलेबल मिल जाती है आपको, राइट, हाईवेज पे भी। राइट, जैसे कि मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो द्वारका मेरे पास में है, तो हर 2 किलोमीटर पे आपको सीएनजी पंप मिल जाएगा। तो कहीं निकलने से पहले भाई सीएनजी ईजिली भरवा सकते हो, 1 या 2 गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। तो ऐसी कोई मार नहीं है कि भाई सीएनजी नहीं मिल रही है, बहुत लंबी लाइन है, तो सही है। अच्छा, एक जो थोड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपका पॉइंट सही है कि क्योंकि आपको 110 किलोमीटर का रोज़ ट्रैवल करना है, उस हिसाब से बंदा सोचता है कि यार चल ठीक है सीएनजी पे ही जाना चाहिए। तो इसके साथ जैसे इलेक्ट्रिक कार्स भी आई थी, अब आपको रोज़ जैसे अप डाउन करना है, जैसे टिगोर अभी मार्केट में है अवेलेबल, इसके अलावा भी नेक्सन भी आ चुकी है, वो थोड़ा प्राइस रेंज अप हो जाती है, लेकिन आपको लगता है फिर उसमें और कॉस्ट एफिशिएंसी और आपकी कम हो जाती? मैंने ईवी इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं कहीं जाता हूँ विद इन दिल्ली या फिर दिल्ली के बाहर, तो उसके चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेंगे ही नहीं। करेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो, जिसकी वजह से मैं ईवी पे गया नहीं। एंड सेकेंड जो है वो कॉस्ट को लेकर है कि काफ़ी कॉस्टली है ईवी। अगर मैं नेक्सॉन की बात करूँ तो आई थिंक 15-16 लाख की आ रही हो ऑन रोड। करेक्ट। और टिगोर की बात करूँ तो आई थिंक 11-12 के आसपास कुछ है वो। तो ये पॉइंट्स है मेरे। 8.5 में मुझे सीएनजी मिल गई। आई थिंक सीएनजी ईजिली अवेलेबल है अभी हर जगह। हाँ, इवन मैं उत्तराखंड जब गया था वहाँ भी मुझे सीएनजी मिल गई थी, बट दैट वाज कॉस्टलियर वन इन उत्तराखंड, बट सीएनजी अवेलेबल थी ऋषिकेश तक। हाँ, ये तो यार फैक्ट वाली बात है, क्योंकि अभी ये चार्जिंग स्टेशंस कितनी जगह भी इंस्टॉल नहीं हुए हैं, और मैंने कुछ लोगों को देखा भी अभी परेशान होते हुए, क्योंकि वो लोग ईवी अपनी ले तो जाते हैं, लेकिन फिर वो कभी चार्जिंग की इशू आ गया, कभी कुछ हो गया, और 12 से 14 घंटे इजीली लगता है उसको कंप्लीट चार्ज होने में। राइट। और मैंने ये भी सुना है कि अगर आप ईवी से कहीं लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपको एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, तब वो आपको सही माइलेज देगी, अदरवाइज वो नहीं देगी। आई थिंक 50-60 की स्पीड में आपको चलना पड़ेगा, वो मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो माइलेज मिलेगी नहीं। बिल्कुल। तो यार अब आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो अभी गाड़ी के एक्सटीरियर को भी हमने पूरी तरह देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले इंटीरियर में आ गए, बिकॉज बाहर थोड़ी रात होने वाली है, तो अंदर प्रॉपर्ली फिर विजिबिलिटी रहेगी नहीं। तो यार अभी इंटीरियर तो विदाउट एनी डाउट बहुत सही लग रहा है, ठीक है। एंड ये जो स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग काफ़ी स्मूथ है। अगर मैं देखूँ तो टाटा की पहले की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ में प्रॉब्लम थी, और एक जो सिटिंग पोस्चर था और स्टेयरिंग होल्डिंग जो एक पोस्चर बनता था, वो भी बहुत वियर्ड सा बनता था पहले की गाड़ियों में।
इसकी स्टीयरिंग की ग्रिप बहुत अच्छी है, अगर आप चलाओगे ना बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। और इसमें एक फीचर है स्टीयरिंग में, अगर आपकी गाड़ी 70-80 के ऊपर जाएगी ना तो हैवी हो जाती है, मतलब ग्रिप काफ़ी अच्छी बनाती है रोड पे। टाटा ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। राइट, ठीक है। तो और बात कर लेते हैं यार इसके एसी वेंट्स की। तो एसी की आपको इसका कैसा लगता है? कूलिंग बहुत अच्छा करता है। सम टाइम मुझे टेम्परेचर हाई करना पड़ता है क्योंकि कूलिंग बहुत अच्छा करता है ये। सीएनजी में क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सीएनजी जैसे गाड़ी है तो उसमें एसी जब चलाओ तो गाड़ी पूरी तरह उठती नहीं है। ऐसा तो मुझे फील नहीं हुआ, बट हाँ सम टाइम लगता है। जैसे मैं पहाड़ों का ट्रिप किया था तो थोड़ा बहुत लैग मुझे लग रहा था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। वो एसी चलाने के बाद अगर एसी ऑफ कर रहे थे तो नॉर्मल चल रहा था। हाँ ठीक है यार। आई थिंक वो इसलिए भी है क्योंकि सीएनजी है, वो प्रॉपरली एक गैस है, राइट। एंड उस तरीके से अगर गाड़ी खिंच रही है और वो भी हाइट पे चढ़ रही है, विद थोड़ा बहुत सामान भी होगा। सिलेंडर ऑलरेडी पीछे है, वो 60 लीटर का सिलेंडर है, वो खुद ही इतना हैवी है, तो थोड़ा सा लैग चल सकता है। बट हाँ, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स हैं फिर भी पहले की और अब की सीएनजी कार्स में वो बहुत अच्छी हैं, राइट। और ये आपका आई थिंक ऑटोमेटिक है पूरा एसी। ये पूरा ऑटोमेटिक है, पूरा ऑटोमेटिक है, लेकिन आई थिंक यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, राइट। ये स्क्रीन ब्लैंक सा है। तो अब ये आई थिंक ये हारमन का इन्होंने बैजिंग दी हुई है और ये म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ये स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है? टच रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है एक्चुअली, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। एंड इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप बैठोगे तो मतलब प्ले करोगे, बहुत अच्छा सॉन्ग, मतलब आपको क्वालिटी लगेगी अगर आप ऑन करोगे तो। और बात करेंगे यार एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है इस गाड़ी में, कि अगेन टाटा के जब हम गियर शिफ्टिंग करते हैं या गियर बॉक्स में हैं तो स्टार्टिंग में कुछ कंप्लेंट्स भी आई थी कि इसका गियर थोड़ा सा लैग करता है या थोड़ा अड़ता है, कि पहले से दूसरा या दूसरे से तीसरे शिफ्ट में जाने से। मुझे पहले से दूसरे में तो नहीं लगता, मुझे रिवर्स करने में थोड़ा आवाज़ आती है किट 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 की। अच्छा, तो वो थोड़ा लगा था मुझे, तो मतलब मैंने कंप्लेन भी किया था। ओके, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स? उन्होंने बोला कि थोड़ा अभी नहीं है गाड़ी, माइट भी 10-12 हज़ार किलोमीटर चलेगी तो नॉर्मल हो जाएगा। वैसे आवाज़ कोई आनी नहीं चाहिए आइडली, बट हाँ टाटा के कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जो मैंने सुने हैं और भी गाड़ियों में, स्पेशली थोड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे हैरियर हो गया। तो थोड़े बहुत इश्यूज हैं, लेकिन हाँ टाटा वाले ना बोल यही रहे हैं कि आप थोड़ी बहुत चलाओ सही हो जाएगा। माइंड भी गोली दे रहे हो भाई। अभी वो गोली देने वाली बात है मेरे हिसाब से, बट हाँ ये आफ्टर सर्विस सेल सर्विस में थोड़ा सा आई थिंक टाटा को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल में, लेकिन जो पहले से अब टाटा में चेंजेस हैं वो लिटरली बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, अच्छे हैं। अभी तो मैंने इसके फीचर्स के बारे में बात किया, पॉजिटिव चीज़ें। अब अगर मैं नेगेटिव बताऊं तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टाटा को। वो क्या क्या है? जैसे कि अगर आप इनकी फिनिशिंग देखोगे ना तो फिनिशिंग क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं। मतलब फिनिशिंग जैसे अगर आप कंपेयर करोगे हुंडई की तो उस लेवल की ये मैच नहीं कर पाते फिनिशिंग क्वालिटी। अब बाहर से अगर देखोगे तो कहीं ज़्यादा गैप हो रहा है, कहीं कम गैप हो रहा है, तो वो फिनिशिंग क्वालिटी नहीं दे पाते। करेक्ट, मतलब थोड़ा सा फर्क लगा आपको। एंड सेकेंड थिंग, इसमें थोड़ी नॉइज़ है। आप देखो गाड़ी स्टार्ट है हमारी और अभी हल्की हल्की नॉइज़ आ रही है। NBH लेवल थोड़ा हाई है। राइट। माइट भी ये हो सकता है ये 3 सिलेंडर है, इसकी वजह से हो सकता है कि नॉइज़ हो रही हो, क्योंकि मैंने सुजुकी की मारुति की इग्निस देखी थी, वो आई थिंक 4 सिलेंडर में है, तो उसमें इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आवाज़ आ रही है इंजन की। करेक्ट, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये बात आपकी फैक्ट है, बिकॉज ये चीज़ हमने ऑलमोस्ट टाटा की सभी गाड़ियों में ये चीज़ है कि NBH लेवल पे वो अभी तक उतना हाथ नहीं डाल पाए हैं जितना बाकी कंपनीज ने अभी तक डाल लिया। राइट, तो वहाँ पे कभी आई थिंक टाटा में भी काम ज़रूर कर रहा होगा इस चीज़ पे। स्पेशली जो मेरे को लगता है कि ये जब से लैंड रोवर और जैगवार वाला एक इनका एक्विजिशन हुआ है उसके बाद से इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। राइट, सो आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंपनी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, चैलेंज लिया है, और आज की डेट में आई थिंक टाटा बहुत अच्छे से आगे निकल के आई है। राइट, बट हाँ ये जो आपने नेगेटिव्स बताए, एक नेगेटिव के बारे में मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि आपके पास बूट स्पेस बिल्कुल नहीं बचता। वो बिल्कुल नहीं बचता, बिल्कुल नहीं बचता क्योंकि पूरा का पूरा सिलेंडर है। राइट, बिल्कुल बूट स्पेस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मैनेज करना चाहोगे तो आई थिंक बैक पैक जो होता है वो 3 या 4 आ जाएंगे, बट उसके लिए आपको जो सीट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा खोल के। देन आप जो सिलेंडर जहाँ रखा हो उसके नीचे स्पेस है,
वहाँ पर रख सकते हो। 3 या 4 बैकपैक आ जाएगा आपका। चलो वो भी हम बूट चेक करेंगे, तब उसके बाद उसके डिस्कस करते हैं। और कोई ऐसा आपको इसमें लगता है कि फीचर है जो शायद हम लोगों को या अपनी पूरी ये कम्युनिटी है जो हमारे व्यूवर्स हैं, मे बी उनको शायद नहीं पता हो, एक कोई ऐसा फीचर इस गाड़ी में जो बाकियों से अलग हो? कि आप फीचर्स के बारे में बोलोगे जो मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता है, वो है इसका टैंक फ्लिप जो है। टैंक फ्लिप जो है, अगर वो ओपन रहेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। अच्छा। ये टाटा ने एक नया फीचर दिया है। आप उसका फ्लिप क्लोज नहीं करोगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ओके, तो अभी जैसे अगर गाड़ी ऑन है, हाँ ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे दिखाना, गाड़ी ऑन है, ठीक है, मैं हल्का सा रेव भी करूँगा तो गाड़ी अभी स्टार्ट है, राइट। तो अगर मैं अब फ्यूल लिड ओपन कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। यार ये देख लो, कार अभी स्टार्ट है, मैं रेव कर रहा हूँ, ठीक है, और ये चाबी है, मैं अभी हाथ नहीं लगा रहा कुछ भी, और मैं सिर्फ फ्यूल लिड को ओपन करता हूँ, तो आप इधर देखो, आपको तब पता चलेगा, हाथ में भी तो आई है। तो मैंने फ्यूल लिड ओपन किया है और साथ ही आप देखो गाड़ी बंद हो गई है। सो आई थिंक ये बहुत ही एक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये फीचर बनाया गया है। राइट। और इसका जो यार डिजिटल क्लस्टर है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यार कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अब यहाँ पे आप देखो कम्प्लीटली ये डिजिटल है, और इसमें जो डिटेल्स हैं वो भी बहुत साफ़ और तरीके से दी हुई हैं। इसका कुछ छोटा वोटा नहीं दे रखा, काफ़ी अच्छा और बड़ा दिया हुआ है। तो ये दोनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे हमारे पास फ्यूल टैंक का ऑप्शन है CNG का, और इधर ये आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपके अभी तक किलोमीटर कितनी चल चुकी है, 5623। और यार ये कंट्रोल करने के लिए अब है, राइट, यहीं से हमें कंट्रोल करना है। राइट। सो ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर भी बता रहा है अभी आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, और अंदर हमने कितना मेंटेन किया हुआ है, वो पूरा का पूरा। यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, तो ये इसी स्क्रीन से हमें सारा कुछ पता चल। राइट, यहाँ से आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो ये रहा टेम्परेचर गेज, यहाँ से हम टेम्परेचर यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यस। और यार अभी 26 पे चल रहा था, मेरे को लिटरली लगा 22-23 पे होगा कम से कम। हाँ, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी कूलिंग है उस हिसाब से यार, नो डाउट। तो भी फ़ैन अगर आप देखो 1 पे चल रहा है, ठीक है, इसको हम मैक्सिमम 5, 6, 7 मैक्स है इसका। अगर हम टियागो को हाईवे पे लेकर जाते हैं और अगर इसकी स्पीड 70 और 80 को अबव जाती है, देन इसका म्यूज़िक सिस्टम, इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई हो जाता है। मतलब नॉट काफ़ी हाई, मतलब इतना हाई होता है कि आपको आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी बाहर की, अच्छा हो जाता है। अभी आई थिंक पीछे अभय की वाइफ हैं सबीरा। सबीरा, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। तो यार सबीरा, आप भी इस गाड़ी को आई थिंक 3-4 महीने से एंजॉय कर रहे हो कम्प्लीटली, राइट? तो आपको क्या लगता है कि इसका मतलब, अभी तो आगे का सिटिंग पोस्चर तो अभी ने बता ही दिया, बहुत कंफर्टेबल है, पीछे के बारे में आप थोड़ा हमें डिस्क्राइब करो कि पीछे बैठने में स्पेस कितना है? पीछे काफ़ी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि आपका पैर अड़ेगा या कुछ, आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। प्लस मैं ज़्यादातर इसका आगे म्यूज़िक और ये सब इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये गाड़ी ड्राइव करते टाइम कुछ नहीं करते हैं, मैं ही करती हूँ। तो यस, इसका म्यूज़िक जैसे अभय ने कहा कि काफ़ी अच्छा हो जाता है हाईवे पे क्लियर वॉइस के साथ, एंड बाहर का कोई भी नॉइस आपको नहीं आ रहा होता है। एंड एसी की कूलिंग, इवन हम आफ्टरनून में जाते हैं ऑफिस तो 27 तक हम एसी की कूलिंग में जाते हैं, और उससे बहुत कूलिंग हो रखी होती है, मतलब चिल्ड हो जाता है। तो यार एसी की तो मतलब मैंने काफ़ी तारीफ सुन ली है। एंड दैट टू 1 or 2 फैन स्पीड, राइट, इट गोज अप टू। इसमें ऋषभ एक फीचर और है, मैं बताना चाहूँगा। अगर इसका मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ तो इन्होंने कूलिंग का सिस्टम दे रखा है। इफ़ यू हैव कोल्ड ड्रिंक और वाटर, आप उसको रख दो, वो ठंडा रखेगा। दिस इज नॉट अ नॉर्मल ग्लव बॉक्स बट इट्स अ कूल्ड ग्लव बॉक्स, राइट? यस, यू कैन से दैट। तो यहाँ इसका ये स्विच है, आप इसको ऑन करोगे तो जो वाटर या वाटर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो ठंडी रहेगी। ओके, तो ये एक फीचर इन्होंने दिया है। इनबिल्ट फ्रिज लेके चल रहे हो आप साथ में, मतलब? हाँ, कह सकते हो। और एक फीचर और है ऋषभ, यहाँ अगर आपके पास 4-5 किलो का कुछ
थैली या फिर कुछ बॉक्स कुछ सामान है तो आप यहाँ हैंग कर सकते हो साइड में। खीरा टमाटर प्याज के लिए अलग से जगह दिया है टाटा अलग ने। से टाटा ने दे रखा है, तो आप यहाँ हैंग कर सकते हो। कैरी बैग अगर आपके पास है छोटा सा, आप यहाँ हैंग कर सकते तो यार फिर तो ये सिंपल सी बात है, देखो ये इंडियन कार वेरिएंट है हमारा, इंडियन कंपनी है, तो वही बंदा ऐसी बातें सोच सकता है वैसे क्योंकि यहाँ बाहर की कोई कंपनी ने तो ऐसे ही हुक्स नहीं लगाए हुए हैं, भी तो पूरे डिग्गी में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। हाँ, तो मतलब आओ और आगे ही टांग दो, दैट कैन ओनली बी डन बाय टाटा। राइट। इवन इनके नेक्सॉन में भी ये फीचर मैंने देखा हुआ है। हाँ करेक्ट, तो नेक्सन में भी ये चीज़ है। तो अभी एक चीज़ और जो मेरे को इस गाड़ी में और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है कि यार यहाँ स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी अच्छे टाटा ने दिए हुए हैं। फ़ोन वॉलेट वगैरह अपना रख सकते हो। फ़ोन वॉलेट के लिए यहाँ 2 कप होल्डर यहाँ, एक छोटा कप होल्डर यहाँ पे। राइट, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और एक पीछे भी दे रखा है। राइट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आई थिंक ये वाली चीज़ में तो टाटा ने काफ़ी सोच समझ के इस चीज़ को लगाया है यहाँ पे। और हैंड ब्रेक की भी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है, ग्रिप अच्छी है इसकी। तो और अब आप बताओ कि इस चीज़ को लेके आप कितने सेटिस्फाइड हो, या आपको लगता है कि स्टोरेज से सफिशिएंट है या थोड़ा और कुछ होना चाहिए था? जो यहाँ स्टोरेज दे रखा है इन्होंने, स्पेस दे रखा है, कप होल्डर और वाटर बोतल आप रख सकते हो साइड में, उससे तो मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। बट जो साइड में इन्होंने डोर के साथ दिया हुआ है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ प्रॉपरली एक बोतल नहीं डाल सकते। करेक्ट, तो ये थोड़ा सा इन्हें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। यहाँ 1 लीटर की बोतल नहीं आ सकती, आधे लीटर की, हाफ लीटर की बोतल आ जाएगी, बट 1 लीटर नहीं आएगी। एंड सिमिलर राइट साइड डोर में भी है। ओके, ये एक वियर्ड चीज़ है। आई थिंक 1 लीटर की बोतल तक का तो अरेंजमेंट करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इनका। एंड इन्होंने एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है आपको, यहाँ आप अपना कनेक्ट कर सकते हो। ये 12 वोल्ट का सॉकेट। राइट, आई थिंक फास्ट चार्जर है, राइट? ये फास्ट चार्जर आई थिंक ये होगा, ये फास्ट चार्जर है, एंड दिस इज अ 12 वोल्ट सॉकेट। ओके, और एडिशनल स्पेस भी दे रखा है इन्होंने कि आप यहाँ कट करके लगवा सकते हो आप। तो यार अब पहुँच चुके हैं हम बूट स्पेस में, तो अब ये बूट चेक करते हैं। सो ये देखो यार, ये जो हम बात कर रहे थे, बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता, और ये एक छोटा सा स्पेस है जो आप देख रहे हो नीचे, वही एक स्पेस है जो आपके लिए थोड़ा सा बच सकता है, और वो भी आप सामान तब रख सकते हो वहाँ पे जब आप सीट आगे वाली रिमूव करोगे, और उसके बाद आपको नीचे स्पेस मिलेगा, तब आप नीचे सामान डाल पाओगे, जो थोड़ा सा आई थिंक हेफ्टी सा एक राइट लगता है। हाँ वो है, स्पेस तो बहुत कम है इसमें। अगर आपको थोड़ा बहुत सामान रखना है लाइक बैक पैक एंड ऑल, तो आप सीट को आप रिमूव करो, आई मीन उसे ओपन करो, देन आप 3 या 4 बैग आप डाल सकते हो नीचे। ये जो स्पेस दिख रहा है नीचे, यहाँ आप डाल सकते हैं। बट आई थिंक यार इसका ये चीज़ जो पार्शियल ट्रे है, ये काफ़ी सॉलिड है, राइट? काफ़ी सॉलिड है, राइट। और वो उसका रीज़न मेरे ख्याल में यही है, क्योंकि ये लिटरली मेरी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 11.5-12 लाख के आसपास का मॉडल है, ओके, किया की, लेकिन वो भी मतलब मैं हाथ लगाता हूँ ना पूरी हिलती है, और ये इतनी सॉलिड है, मैं इसको हिला रहा हूँ, ये हिल नहीं रही है। तो आई थिंक यहाँ क्योंकि ये मे बी ये रीज़न ये हो सकता है कि नीचे सामान के लिए स्पेस नहीं है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा हैवी सामान रख भी लोगे तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ जो सपोर्ट दे रखा है ना, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रखा है इन्होंने यहाँ, तो सही है। तो यार कुछ इस तरीके से इसकी की है, ये फ्लिप की है, और ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये बाहर आ जाती है। बाकी इसमें लॉक, ये यहाँ पे इसके मिरर्स भी फोल्ड हो जाते हैं साथ ही। अगर मैं अनलॉक करूँगा तो मिरर्स ओपन हो गए, और साथ में हेडलैम्प, तो इस तरीके से इसके हेडलैम्प भी ऑन हो जाते हैं। ये फॉलो मी हेडलैम्प टाइप का फीचर है इसका, बिकॉज कहीं आपने गाड़ी खड़ी की है अपनी और आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक हेल्पफुल और चीज़ फीचर है इसमें ऋषभ, मैं बताना चाहूँगा। एक साथ अगर आप लॉक एंड अनलॉक की बटन आप प्रेस करोगे ना, तो बीप करेगी ये। आप करो, फीचर मुझे बाद में एक्चुअली मैंने यूट्यूब देखा तो उसमें पता चला मुझे। अच्छा, तो हाँ, तो यार ये कुछ ऐसे फीचर थे, मेरे को भी कई बार कुछ अपनी गाड़ियों के रिलेटेड फीचर्स नहीं पता थे। अच्छा। तो बाद में धीरे धीरे ही पता चला, बट ये बहुत अच्छा फीचर है आई थिंक, बिकॉज अगेन यार कई बार गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी हो जाती है जहाँ पे हमें खुद ध्यान नहीं होता कि यार कहाँ खड़ी की थी। तो उस केस में आई थिंक ये फीचर काफ़ी यूज़फुल रहता है। काफ़ी यूज़फुल है। आप पार्किंग वगैरह में जाते हो, कभी मॉल वगैरह में गए हैं और मिल नहीं रहे, तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल यार अभी लास्ट में क्वेश्चन यही पूछूंगा कि ओवरऑल अगर आप मैं रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10 यार? मैं इसे देना चाहूँगा 9 दूंगा, 9 आउट ऑफ 10। एक मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टाटा को।
9 में देना चाहूँगा। चलो, out of 10। ठीक है। फिर भी यार 9 काफ़ी अच्छा है। Right. और अभय वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। नो प्रॉब्लम ऋषभ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर। हम वैसे भी मिलते ही रहते हैं, तो होपफुली हम आगे भी ट्रिप्स करने वाले हैं। Yeah, बट sure. हाँ यार गाइस, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा। अभय का लाइसेंस भी अभी बना है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको गाड़ी सीखे हुए, लेकिन जिस तरीके से भाई ने गाड़ी ड्राइव की थी, चंबा वाली सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो, टेहरी वाली, तो उसमें जाके ज़रूर देखना। तो ये गाड़ी अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखने भी वाली है, अभी तक आई नहीं है सामने, लेकिन हाँ बहुत अच्छी ड्राइव की अभय ने, मज़ा आया उसके साथ ड्राइव करके। और ऐसे जब दो गाड़ियाँ भी हो जाती है ना साथ में, तो मज़ा डबल हो जाता है। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूँगा ऋषभ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे गाड़ी सीखे हुए जस्ट आई थिंक 15-20 डेज़ हुए थे, और मेरे खास फ्रेंड की शादी थी, प्रदीप की। तो ऋषभ का भी फ्रेंड है वो। तो मैंने ऋषभ को बोला भाई तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा कि हाँ भाई मैं चला सकता हूँ पहाड़ों पे। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऋषभ। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। बाकी चलो ठीक है, हम एक और ट्रिप प्लान करेंगे तो होपफुली व्लॉग्स हमारे आते रहेंगे, क्योंकि कार रिव्यूज़ के साथ साथ हम लोगों के एक वर्केशन सीरीज़ का भी चैनल है साथ साथ, और वो इसी में वीडियोस डालेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही चैनल फॉलो करो, आपको दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगर यहाँ तक देख लिया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइज नो द ड्रिल, एंड यार प्यार देते रहो, बस वही चाहिए। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।